Hello everyone, welcome back to one more session. Welcome back to our channel, Nagin Group of Studies. Here we are again with our new video from the chapter Nationalism in India. We can do the second part of the NCERT questions. In the last video, we have done the first part of the NCERT question answers. Now we will do the second part one of the chapter Nationalism in India. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पार्ट वन को किया था जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। जितने इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे जो हमारे रिमेनिंग है, जो हमने नहीं किए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? बेटा एक बार ध्यान से सुनिए, आपने सत्याग्रह वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पे उसके आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, इसके बारे में सब कुछ बता रहा है आपको। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि सत्याग्रह एक एक्चुअल में एक संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब होता है बेटा कि ऐसा पाथ फॉलो किया जाना जो सच्चाई का हो। गांधी जी ऐसा मानते थे कि उनके ना सिर्फ एक मोटो ऐसा था जिसको कोई नहीं हिला पाया, जो एंड तक उन्होंने अपने पास रखा, वो थी अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, कि अगर आपका पाथ राइट है, अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो और आपका पाथ बिल्कुल राइट है और आपको अपने आप के ऊपर यकीन है कि मेरा सच का रास्ता है, तो आपको कभी भी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी फिजिकल फोर्स का यूज करना ही नहीं पड़ेगा। यही आइडिया था बेटा महात्मा गांधी का, और यही आइडिया होता है बेटा सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब होता है कि मान लें कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसमें आपका बिलीव है, जिसमें आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप उसमें फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अहिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक ऐसे पाथ को फॉलो करोगे जो ट्रुथ के द्वारा फॉलो किया जाएगा। दैट इज नोन एज सत्याग्रह, उसको हम सत्याग्रह बोलते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। सत्याग्रह इज डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड सत्य एंड आग्रह। किससे मिलाया गया बेटा? सत्य एंड आग्रह से मिला है, विच मीन्स द पाथ फॉलोड बाय ट्रुथ। एक ऐसा पाथ जिसको फॉलो किया जाएगा ट्रुथ के द्वारा, और ऐसे पाथ में जो ट्रुथ है वहां पे फिजिकल फोर्स नहीं है। गांधी जी बिलीव दैट इफ द केस वाज ट्रुथ एंड फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस के खिलाफ कोई भी फाइट है, देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स एंड सत्याग्रही कैन विन द फाइट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो कोई भी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सत्याग्रही बेटा, जो सत्याग्रह पर चलते हैं, उनको सत्याग्रही बोलते हैं। सत्याग्रह एक आइडिया है और इसको फॉलो करने वाले व्यक्ति को सत्याग्रही बोलते हैं। तो सत्याग्रही कैन विन एनी फाइट, किसी भी फाइट को जीत सकता है, दैट इज फाइट फॉर द ट्रूथ, एंड वो कभी भी कोई फाइट नहीं हार सकता, और विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ के हेल्प से उसको कभी कोई फिजिकल फोर्स की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं बेटा। विदाउट एनी फिजिकल फोर्स के वो अहिंसा को जीत सकते हैं। और देखी होगी ना आपने, जैसे एक मूवी भी आई थी शायद, वो कौन सी मूवी थी जो जिसमें गांधी जी का रोल करते हैं एक हीरो, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो एक मूवी आई थी बेटा, उसमें भी अहिंसा का मार्ग दिखाया गया है बेटा। तो इसको कनेक्ट किया करो ना। जैसे सत्याग्रह है बेटा कि किसी भी आप कोई भी आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे, आप दूसरे गाल को आगे कर दीजिए तो वो व्यक्ति दूसरे गाल पर थप्पड़ नहीं मारेगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप अगर आपका रास्ता बिल्कुल सच है तो आपको फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना ही नहीं, आपके सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो दैट इज द पाथ ऑफ सत्याग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ सत्याग्रह बोलते हैं। आगे देखिए, सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड पीस। तो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? ये ट्रूथ एंड पीस के ऊपर बेस्ड है। जनवरी 1915 में ये सत्याग्रह के आइडिया को फैलाया गया था सिविल डिसोबीडियंस में, नॉन कोऑपरेशन में बेटा। देखो आंदोलन अलग अलग थे, आंदोलन अलग अलग होने का मतलब सिविल डिसोबीडियंस है, असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, लेकिन आइडिया सब में सत्याग्रह का है बेटा। सब में सत्याग्रह इंक्लूडेड था, किसी में भी फिजिकल फोर्स का गांधी जी ने कभी भी जिक्र नहीं किया। कभी भी उन्होंने किसी को ऐसा संदेश नहीं दिया कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन वो जब भी फिजिकल फोर्स को सुनते थे कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हुआ है या तो ब्रिटिश की तरफ से या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो अपने आंदोलन को वापस ले लेते थे। इसके रिगार्ड में उन्हें पीछे क्वेश्चन पढ़ा भी है बेटा, जहाँ पे चोरा चोरी की घटना हो गई थी। तो चोरा चोरी एक जगह थी बेटा जो गोरखपुर में जगह थी उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे घटना होने के कारण कुछ सिविलियंस की वहां पे डेथ हो गई थी, और कुछ वहां पे जो पुलिस मैन थे बेटा उनकी डेथ होगी। तो उन्होंने अपने आइडिया का, अपना जो आइडिया जिसके ऊपर वो काम करते कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। तो हम कह सकते हैं, सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड पीस। ही स्टार्टेड द मूवमेंट इन जनवरी 1915। उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था
1915 में आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाइक सिविल डिसोबीडियंस के द्वारा और नॉन कोऑपरेशन के द्वारा ही हेल्प पीसेंट फार्मर्स एंड प्लांटेशन वर्कर टू रिटेन देयर लिबर्टी। उन्होंने बहुत ज्यादा किसानों की या जैसे फार्मर्स वगैरह हैं जो सब के सब हैं बेटा, प्लांटेशन वर्कर्स हैं बेटा, उनकी लिबर्टी और टैक्स को हेल्प की बेटा, टैक्स को रिड्यूस करने में। लेकिन उन्होंने कभी भी एनी टाइम इन द लाइफ उन्होंने कभी भी नॉन वायलेंस का फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ आंदोलन करते थे और आंदोलन भी क्या होते थे, नॉन वायलेंस होते थे। अब आइडिया देखो, सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया, क्या आइडिया है, कौन से वर्ड से लिया गया है, किसने इसका इस्तेमाल किया बेटा। तो इसके बाद आइडिया में क्या क्या कंप्राइज्ड ऑफ, देखो कंप्राइज्ड ऑफ क्या होता है, जो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो आइडिया वाज कंप्राइज्ड ऑफ लिख दीजिए या फिर लिखे द आइडिया वाज इंक्लूडेड विद लिखिए बेटा, तो सेम बात होती है, कंप्राइज्ड ऑफ एंड इंक्लूडेड विद। दैट आज कि उसके अंदर क्या क्या है, पाथ ऑफ ट्रूथ है नॉन वायलेशन का, टू अटेन फ्रीडम को, और फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस है बेटा। पहली लाइन तो आपको ये मैं बता चुका हूँ। सेकंड, फिलोसफी है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, आप रेजिस्टेंस कीजिए, आप रोक कीजिए। कोई आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आपको अत्याचार को सहने की जरूरत नहीं है, आप उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर सकते हैं, बट टू विदाउट एनी फिजिकल फोर्स। आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और तरीके अपना सकते हैं, सिर्फ फिजिकल फोर्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो गलत हो रहा था, जो ब्रिटिश राज हमारे साथ गलत कर रहा था, कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर चल रहा था, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बेटा, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन उनमें फिलोसफी किसकी थी, फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की थी। ऐसा नहीं कि आपको अत्याचार सहन करने की आवश्यकता है, यू नीड टू मतलब आपको कोई भी अत्याचारी है जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपके ऊपर थोपता है, तो आपको उसके अत्याचार वगैरह को कुछ भी सो मतलब उसको रेजिस्टेंस करने की आपके पास पावर है, बट उसमें एक आइडिया डिफरेंट है थोड़ा सा, जो कि सत्याग्रह का आइडिया होता है बेटा। इस आइडिया में एम्फेसाइज है बेटा, पावर ऑफ ट्रूथ है बेटा, कि सच्चाई की पावर और नीड फॉर सर्च फॉर ट्रूथ बेटा, पावर ऑफ ट्रूथ भी है और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सच्चाई को ढूंढने की भी पावर है बेटा, दोनों है। इस एडवोकेट दैट ट्रू कोज एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट विद ऑप्रेसर। ये एडवोकेट करता है आइडिया, हमें बताता है कि कोई कोज एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस जब हम कर रहे हैं बेटा, जब हमारा स्ट्रगल चल रहा है इनजस्टिस के खिलाफ, तो फिजिकल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्रेसर को दबाने के लिए हमारी आवाज ही काफी है, हमारे द्वारा जो सच्चाई के लिए उठाई गई आवाज है वही काफी है बेटा, जिससे हम बोल सकते हैं दैट इज इनफ फॉर द ऑपरेशर विच वी आर फाइटिंग विद, जिसके साथ हम फाइट कर रहे हैं बेटा। एग्रेसिव व्हेन पीपल कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस से बैटल को जीता जा सकता है बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बैटल कैन भी, हम बैटल को जीत सकते हैं बेटा उसकी विदाउट नॉन वायलेंस के। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू परसुएड टू सी द ट्रूथ, हमें जो ऑपरेसर्स हैं उनको भी क्या करना है, परसुएड करना है बेटा। परसुएड का मतलब उनको भी मतलब उसकी तरफ लेके जाना। वैसे तो परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मनाना, उसको परसुएड बोलते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे मनाने से नहीं आएगा, क्योंकि अगले आने वाला व्यक्ति ऑपरेसर है, तो उसको ट्रूथ दिखाने के लिए परसुएड करना, उसको जिसको ऑपरेसर है जो उसको बोलना कि भाई आपको भी ट्रूथ देखना पड़ेगा, मेड इंस्टेड ऑफ बीइंग द फोर्स टू अटैक द ट्रूथ और द यूज ऑफ वायलेंस। वायलेंस का आप इस्तेमाल अभी भी नहीं करोगे, बल्कि जो ऑपरेसर है बेटा उसको परसुएड करोगे टू सी द ट्रूथ की सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि आप हमारे ऊपर अपने शासन को थोप रहे हो, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे सही नहीं है, हम भी व्यक्ति, हमें भी पूरा जीने का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स के अनुसार ये ऐसे कॉलोनियल रूल करना बिल्कुल गलत है, तो आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। तो ये भी तो हो सकता है बेटा, तो इसमें कहीं पे भी अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कहीं नॉन वायलेंस की आवश्यकता नहीं है बेटा। आप बोलकर भी ट्रूथ के साथ अपनी ट्रूथ को बता सकते हैं कि ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम, और ट्रूथ के अंत में सत्य की हमेशा जीत होती है बेटा। तो इसीलिए उन्होंने बोला बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम, तो आप सत्य के लिए आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिजिकल फोर्स का, और एट लास्ट में सत्य की आपकी जीत ही होगी बेटा। राइट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जब भी आपको लिखनी होती है तो न्यूज़पेपर कब आता है, मान लें आज सपोज आज 20 मार्च है, तो अगला कब आएगा 13 मार्च का, 12 मार्च का, 20 मार्च है तो 21 मार्च को आपको न्यूज़पेपर की न्यूज देखने को मिलती है। तो ऐसे ही बेटा जलियांवाला बाग मसक्कर जो था बेटा, उसके ऊपर आपको क्या लिखनी है बेटा, न्यूज़पेपर पे एक रिपोर्ट लिखनी है। देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि रोलेट एक्ट आया था बेटा, रोलेट एक्ट के खिलाफ सबने अपनी नाराजगी जताई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल को इंपीरियलिज्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट को बता दिया था बेटा। तो सब में क्या था बेटा कि किसी को भी डिटेन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसमें एक छोटी सी लाइन भी थी जिसको मैंने बोला था ये आपकी आगे काम आने वाली है, मार्शल लॉ को इम्पोज करना बेटा।
कोई भी अब रोलेट एक्ट क्यों आया था कि जो भी गतिविधियां चल रही थी, पॉलिटिकल सेडेटिव इंसिडेंट चल रहे थे बेटा, उन सबको देखने के लिए रोलेट एक्ट आया था। और उसमें साथ साथ एक छोटा सा लाइन लिखी हुई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बताया भी था कि मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया था। मार्शल लॉ हमारा लगभग हमारी जो धारा 144 होती है ना, 144 धारा 100, वो उसके तहत ऐसा ही कुछ कानून होता है कि कुछ व्यक्ति अगर आपको खड़े दिखे तो आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं बेटा। तो ये मार्शल लॉ का ये इनको इम्पोज कर दिया गया था। तो इसी को लिए ये बैसाखी वाला दिन था बेटा। इस दिन बहुत सारे यहाँ पे जो एक जलियांवाला बाग था बेटा, वहां पे बहुत सारे लोग अपने लीडर्स जो थे बेटा उनको सुनने के लिए इकट्ठा हो रखे थे। इतने में जनरल डायर थे, एक व्यक्ति आते हैं बेटा, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को रोक देते हैं और बिना किसी देखे उसके ऊपर क्या कर देते हैं बेटा, फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग में वो ना तो ये देखते हैं कि मेला लगा हुआ है, बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं, नहीं देखते, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल की हत्या हो जाती है। और उनका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि थोड़ा सा डर पैदा करना और थोड़ा सा उनमें ये पैदा करना, मोरल सेट करना कि अब यहाँ पे अंग्रेजी शासन है और बेटा आप कोई भी गतिविधि को नहीं कर सकते, सरकार की हर गतिविधियों पर नजर है और वो कड़ा एक्शन उठाएगी। सिर्फ इस बात को, अपने मोरल को दिखाने के लिए बेटा उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। चलिए पढ़ते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था। 14 अप्रैल अमृतसर। टुडे आई विजिटेड जलियांवाला बाग है, मैंने विजिट किया जलियांवाला बाग को, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है तो बेटा तो इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। यस्टरडे दिस प्लेस हैड विटनेस घासली, घासली का मतलब होता है भयानक सीन बेटा, बिल्कुल भयानक। भयानक कैसे लगेगा, जब आपको बहुत सारे पीपल्स दिखेंगे बेटा तो भयानक ही तो दिखेंगे। इट्स एक्सपोज क्रूएलिटी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो क्रूएलिटी दिखाता है कि कितना क्रूअल है वो। ए पब्लिक मीटिंग जो अनाउंस हो रही थी बेटा 13 अप्रैल 1919 को, टू लिसन टू देयर लीडर हु आर गैदर्ड टू शो देयर प्रोटेस्ट एंड रिप्रेसिव लॉ के प्रति इनको प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सडनली जनरल डायर केम विद आर्म्ड ट्रूप्स के साथ बेटा, अपने सैनिक के साथ आते हैं, क्लोज द ओनली एग्जिट, उसको क्लोज करते हैं, ऑर्डर द ट्रूप द फायर ऑन द क्राउड बेटा, और क्राउड के ऊपर फायर कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ना कोई पहले वार्निंग दी जाती कि आप यहाँ से चले जाइए, आपके ऊपर फायरिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं सोचते बेटा। सीधा आप आते हैं, अपने एग्जिट पॉइंट्स पे खड़ा करते हैं, उसको रोकते हैं और सीधा फायरिंग कर देते हैं। ऐसा माना जाता है वहां पे वेल हुआ करता था बेटा, कुआं हुआ करता, और कुआं बेटा बचने के लिए लोग उस कुएं में कूद जाते हैं, और उस कुएं में कूदने से वो कुआं अपनी लाशों के साथ भर जाता है बेटा, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा लाशों के साथ भर जाता है। इतनी ज्यादा क्रूरटी के साथ वहां पे फायरिंग की जाती है बेटा। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। एक मोरल इफेक्ट के लिए, हिज पर्पस वाज डूइंग दिस वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करना, टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ टेरर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही के माइंड में फीलिंग ऑफ टेरर को डालना बेटा, यही था। 100 ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड, एगिटेटेड इंडियन माइंड रिजल्टिंग, इसके बाद स्ट्राइक्स होती हैं, क्लैशेस होते हैं पुलिस के साथ, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे होता है, कन्वर्टेड महात्मा गांधी इनटू नॉर कॉर्पोरेटर में बदल जाते बेटा। और लेकिन महात्मा गांधी को कभी भी जो फिजिकल वायलेंस था बेटा वो कभी पसंद नहीं था, वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे। ऐसा नहीं है वो सिर्फ हिंदू के खिलाफ फिजिकल वायलेंस करने, वो अंग्रेजों के भी खिलाफ थे। उनका कहने का मतलब ये था कि हम हर एक चीज को नॉन वायलेंस के साथ सुलझा सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ, विद द पाथ ऑफ द ट्रूथ, विद, जैसे कोई भी मान ले, कोई भी आंदोलन करना है अपनी बात को मनवाने के लिए, तो उसको समथिंग ऐसे सोचिए आप, जैसे किसी जिद पे बैठ जाना कि ये बात बिल्कुल सही है और मैं अपनी जिद पे बैठ गया हूँ, मैं फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बात अच्छी लगती है, ट्रूथ है, बिल्कुल ये सच है, ये मेरी भावना है, इसको मैं मानता हूँ, तो उसको मैं नॉन वायलेंस को, इसको आपको अपनी लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं बेटा। उसको नॉन वायलेंस को, उसको पावर ऑफ ट्रूथ बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप भी किसी मतलब किसी जिद पे बैठ जाएंगे कि मेरे को एप्पल का फोन चाहिए, नहीं मेरी तो ट्रूथ है, ऐसा नहीं है बेटा। ये बहुत ही ज्यादा डीपली बात है कोई कि नॉन वायलेंस का इस्तेमाल ना करना। तो ऐसा मतलब गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किए बिना आप किसी भी बात को मनवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप पाथ ऑफ ट्रूथ पे चलते हो तो उनको भी कभी भी ये जो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता था, जनरल डायर ने जो किया, उनको कभी भी फिजिकल फोर्स का, नॉन वायलेंस का कभी भी डर नहीं था, क्योंकि उनको पता था अगर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो इसमें सबसे ज्यादा जाने भारतीय व्यक्तियों की जाने वाली, इनोसेंट सिविलियंस की जान जाएगी, जिनको वो कभी भी पसंद करते नहीं थे बेटा। चलिए आगे लिखते हैं। साइमन कमीशन सुना होगा आपने, एक जैसे नारा सुना होगा, गो बैक साइमन ब्लैक झंडों के साथ, आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा बेटा। साइमन कमीशन में ऐसा क्या था कि सर जॉन साइमन थे बेटा, इसके चेयरमैन थे बेटा। इसमें ना एक ही परेशानी थी
ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए था। इसमें एक ही सबसे मेन दिक्कत क्या आती कि इसमें कोई इंडियन नहीं था। दैट इज द मेन प्रॉब्लम थी ना इसके साथ कि इंडियंस ने इसको पसंद नहीं किया था। इसको मेन पसंद इसलिए नहीं किया था, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सुलझाना है, और इसमें कोई इंडियन ही नहीं है, सारे के सारे इसमें इंग्लिश मैन है बेटा। दैट्स वाई इसका क्या हुआ था बेटा, विरोध हुआ था, गो बैक साइमन के नारे लगे थे, ब्लैक झंडों के साथ इसको दिखाया गया था बेटा गो बैक साइमन को। इसमें गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज वगैरह भी किया था, जिसमें भी बहुत सारे सिविलियंस वगैरह को चोटें आई थी बेटा। और लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा बेटा, उनकी डेथ भी हो गई थी, वो भी गो बैक साइमन के नारे ही लगाने में, इसी के अंदर उन्हें लाठी चार्ज हुआ था बेटा। ये थोड़ा डीपली बात है, इनको ध्यान से सुना करो। अगर आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें भी ये सीन आता है बेटा कि लाठी का चार्ज हुआ था और गो बैक साइमन के नारे चले थे। तो ना चीजों को आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज के लिए सिर्फ आपको बुक से ही या वीडियो से ही आपको नॉलेज आपके अराउंड से गैदरिंग से भी मिल सकती है बेटा, वहां से भी आप कर सकते हो। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में। 4 फरवरी 1928 बंगाल की बात है बेटा, नेक्स्ट डे की बात है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ए ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम यूके का पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स आते हैं बेटा अंडर द चेयरमैनशिप किसके, सर जॉन साइमन के, और असिस्ट किए जाते हैं बेटा क्लेमेंट एटली के द्वारा। और ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया में वो आते हैं 1928 में टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बेटा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किसके हैं बेटा, इन ब्रिटेन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलोनियल डिपेंडेंसी जो थी बेटा वो थी इंडिया की कॉलोनियल डिपेंडेंसी। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को देखने के लिए आते हैं बेटा ब्रिटिश के कुछ व्यक्ति आते हैं। और किसकी चेयरमैनशिप थी, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप थी। और असिस्टेंट किसकी थी, असिस्टेंट किसके द्वारा की गई थी बेटा, क्लेमेंट एटली के द्वारा की गई थी। तो क्लो में जो आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलोनियल डिपेंडेंसी में, तो रिफर टू एज, इसको क्या बोला गया था बेटा, इसको जैसे अगर आप इसके बारे में देखोगे कॉमनली रिफर टू एज साइमन कमीशन आफ्टर इट्स चेयरमैन। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया था, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन एल्सब्रुक साइमन। कंप्लीट नेम सुनिए बेटा क्या था, फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, जॉन एल्सब्रुक साइमन उनका नाम था। और इट वाज सेट अप इन रिस्पांस टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्टेड कि सबसे पहले फंक्शन को देखना है, व्हाट विल बी द फंक्शनिंग of the constitutional in the colony and what is the measures by the chairman of the this commission। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, हमारे देश का है। सारे के सारे जो चेंजिंग होंगे किसमें होंगे, इंडिया में होंगे। लेकिन सारा का सारा कमीशन किसका है, अंग्रेजों के है। तो गुस्सा तो आएगा, तो लोगों को गुस्सा आ गया कि इसके अंदर एक भी कोई भी व्यक्ति क्या नहीं था, इंडियन नहीं था। तो इसीलिए इसके विरोध में क्या लगने लगे बेटा, नारे लगने लगे। इसके विरोध में ब्लैक स्लोगन आया, गो बैक साइमन के स्लोगन्स वगैरह आए, ब्लैक झंडे दिखाए गए बेटा, ब्लैक फ्लैग के साथ इसका स्वागत किया गया। बट द कमीशन हैज ओनली ब्रिटिश मेंबर, नो इंडियन मेंबर। आल्सो द क्लोज ऑफ द कमीशन डिड नॉट कंटेन एनी होप ऑफ स्वराज। कोई भी उसमें स्वराज का काम नहीं था बेटा, स्वराज का मतलब है आजादी का। इट वाज फॉलोड बाय स्ट्राइक इन बंगाल। बंगाल में एक स्ट्राइक हुई 3 फरवरी 1928 को। सो द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। इट वाज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो उसके साथ एक हड़ताल भी हुई बेटा, वहां पे एक बंगाल में स्ट्राइक भी हुई बेटा, और गो बैक साइमन के नारे भी लगाए गए। द वाइसरॉय लॉर्ड अनाउंस अक्टूबर 1929 को डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर बेटा। कोई भी स्पेसिफाइड फीचर ना होने के साथ डोमिनियन स्टेटस। देखो वही बात आती है, हर एक वर्ड का अपना महत्व होता है। तो वाइसरॉय लॉर्ड ने अनाउंस कर दिया अक्टूबर 1929 को डोमिनियन स्टेटस बेटा फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, की कोई इनका स्पेसिफाइड फ्यूचर है ही नहीं। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि डोमिनेशन जो रहेगा, यहाँ पे अंग्रेजों का डोमिनेशन रहने वाला है, उनका ही शासन चलने वाला है। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बेटा। क्या हुई, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बेटा। तो ये था आपका साइमन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका भारत माता और जर्मेनिया के बारे में। जर्मेनिया भी एक कैटेगरी के रूप में है, भारत माता भी कैटेगरी के रूप में है। दोनों को किसी देश के नेशन के लिए दिखाया गया। जर्मेनिया को दिखाया गया बेटा जर्मनी के लिए, भारत माता को दिखाया गया इंडिया के लिए। तो उनके बीच में डिफरेंस के बारे में बताना है। जैसे हमने अपने नेशन को भारत माता के रूप में हमने अब इसको इन्वेंट किया है, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा बेटा। तो उन्होंने एक इसको भारत माता के रूप में इमेज दी थी बेटा हमारे नेशन को। और जर्मेनिया को उसने पेंटेड किया गया था बाय फिलिप वेल्थ के द्वारा बेटा। दोनों के दोनों एलिगरी के रूप में। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जब भी नेशन आ रहा था, नेशन की भावना जमानी थी लोगों के अंदर कि भारत माता है या कोई
फादरहुड की भावना जगानी है या नेशन के रूप में कोई भी भावना जगानी है, तो उसके लिए एलिगरी का, सॉन्ग्स का, कल्चर का, टीवी का, सिर्फ का इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी भावना को दर्शाने के लिए आर्टिस्ट ने किनका पेंटिंग्स का इस्तेमाल भी किया, जिसमें अपने देश को एक एलिगरी के रूप में, एक वुमेन की पिक्चर के रूप में, या एक मतलब एक मैन की पिक्चर के रूप में, एलिगरी के रूप में दिखाया है बेटा। तो जैसे मार्शियाना थी ना बेटा, लास्ट में मैंने आपको बताया था बेटा, फ्रेंच के लिए थी। तो ये सारी की सारी दिखाई गई बेटा भारत माता, तो किसके लिए? इंडिया के लिए। और जर्मनिया किसके लिए थी बेटा? जर्मन नेशन के लिए थी। अब देखिए, भारत माता वाज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशन और वो थी जर्मन नेशन। चौदह, तो सिंबल ऑफ जेनर नेशन है जर्मन नेशन आएगा बेटा। जर्मनिया किसके लिए थी? जर्मनी नेशन के लिए थी। इमेज भारत माता की रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी, और इमेज ऑफ जर्मेनिया की फिलिप वेट ने बनाई थी बेटा 1848 में बनाई थी। ये एस्थेटिक फिगर था बेटा। एस्थेटिक फिगर का मतलब होता है जो साधु होते हैं ना, जैसे वो मतलब एक जैसे मीन्स जैसे भगवा कलर का वो का ना काम होते हैं, बिल्कुल डिवाइन अद्भुत कलर से दिखते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं बिल्कुल, मतलब इस तरीके से। तो एस्थेटिक फिगर था बेटा एक साधु के जैसा, काम बिल्कुल शांत, कंपोज, डिवाइन, अद्भुत, दिव्य। दिव्य मतलब हिंदी में बोलने का मतलब सो अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब है जिसका मतलब हम बोल सकते हैं आंतरिक ज्ञान जिसमें बहुत ज्यादा होता है उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं बेटा। इंटरनल जिसके अंदर जो नॉलेज होती है ना वो ज्यादा होती है, दैट इज नोन एज, उसको स्पिरिचुअल बोला जाता है। और जर्मेनिया सोन एज ब्रेव एंड करेजियस लेडी, और उसको ब्रेव और करेजियस लेडी बनाया गया बेटा, इज प्रोटेक्टिंग हर नेशन, जो अपने नेशन को क्या कर दिया बेटा? प्रोटेक्ट कर दिया। ए मदरली फिगर, इसमें मदरली फिगर थी बेटा। जर्मेनिया शो कैरिंग स्वॉर्ड इन वन हैंड, फ्लैग इन अदर हैंड, उसके एक हाथ में तो स्वॉर्ड थी बेटा, दूसरे हाथ में फ्लैग था। लेकिन भारत माता जो थी बेटा मदरली फिगर था, डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग बेटा, फूड एंड क्लोथिंग। द गार्लैंड इन वन हैंड एम्फेसाइजर एशियाटिक क्वालिटी को बेटा, तो उसके नॉन वायलेंस को, उसकी एशियाटिक क्वालिटी को दिखाती कि उसके एक हाथ में गार्लैंड ऑफ फूल्स है बेटा, फूल की माला थी बेटा उनके एक हाथ में। सेकंड है अनदर इमेज ऑफ भारत माता इज शोन विद द त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड ए लायन, दूसरी थी बेटा इसमें एक त्रिशूल है बेटा बिसाइड ए लायन एलिफेंट, बोथ सिंबल ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी को दिखाते हैं। जर्मनिया शोन स्टैंडिंग अगेंस्ट ए बैकग्राउंड वेयर बीम्स ऑफ सनलाइट शाइन थ्रू द नेशनल फ्लैग, जहां पे बीम्स ऑफ सनलाइट है बेटा, बीम्स ऑफ सनलाइट है बेटा, जो सूर्य की किरणें है बेटा, वह नेशनल फ्लैग में से आती हुई दिखाई देती हैं। और जर्मेनिया ने वीर का रखा था बेटा ओक लीव्स का, एक ओक होता है बेटा, एक पेड़ होता है, उनका एक क्या, एक हीरोइज्म को दर्शाने के लिए उसका एक क्या क्राउन को वो पहने हुए दिखाई देती है। तो बोथ आर द इमेज आर नेशन के लिए इस्तेमाल। व्हाट इज द कॉमन थिंग्स, इन दोनों में कॉमन थिंग्स क्या है बेटा? दोनों में कॉमन थिंग्स क्या है? यही है कि दोनों नेशन के लिए एलिगरी के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक में एस्थेटिक क्वालिटी, एक ब्रेव लेडी, एक ने ओक का क्राउन वगैरह पहन रखा है, एक ने फूलों की माला ले रखी है। एक फूड क्लोथ के लिए एस्थेटिक क्वालिटी है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, और दूसरी ब्रेव और करेजियस लेडी है बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दीज आर द डिफरेंस। तो बोथ इमेज क्या दिखाती है बेटा? नेशनलिस्ट को दिखाती हैं, वर्क वेरी हार्ड टू यूनिफाई देयर रिस्पेक्टिव कंट्री टू अटेन ए लिबरल नेशन। द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम दैट जर्मेनियन सेट देन फॉर्मल रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इमेज ऑफ भारत माता क्या डिफरेंट है बेटा जर्मेनिया से, इन द सेंस दैट फॉर्मल रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेस ऑफ इट्स मेकिंग। तो जो बताते हैं ना, देखो दोनों की दोनों के बारे में बताया गया, तो दोनों को एलेगरी के रूप में बारे बताया गया है बेटा। दोनों इंस्पायर्ड करती है वेरी हार्ड टू यूनिफाई देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड टू अटेन ए लिबरल नेशन चाहती है, आजाद देश चाहती है। जो भारत माता डिफरेंट फ्रॉम जर्मेनिया एंड दैट फॉर्मर रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग, क्योंकि भारत माता को बनाने में जो बेस था ना बेटा, वो बेस क्या था? रिलीजियस था बेटा, धार्मिक था बेटा। सो वी कैन से दैट, तो ये रिलीजियस हमारा बेस था। आगे चलते हैं। लिस्ट द डिफरेंट सोशल ग्रुप विच ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो अब सोशल ग्रुप्स क्यों ज्वाइन होंगे बेटा? अब आपको पता था, हमने एंटी कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ा था। उस एंटी कॉलोनियल रूल में हमने पढ़ा था सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम से कॉलोनियल रूल्स में अब एवरीवन हैज ए डिफरेंट प्रॉब्लम, लेकिन उन सब प्रॉब्लम का रीजन एक ही था, दैट इज कॉलोनियल पीरियड ऑफ द। अब वो सारे ग्रुप्स एक साथ ज्वाइन होने वाले हैं। अब नेशन के लिए यूनिटी बनने वाली है, यूनिटी में लोग एक साथ आने वाले हैं। तो इसी प्रकार जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है ज्वाइन करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बनाएंगे, उसकी लिस्ट हमें बनानी है। दे कैन चूज एनी थ्री, राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल, हमें किन्हीं भी तीन को चूज करना है और उनकी होप्स और स्ट्रगल्स के बारे में बताना है बेटा। तो अब वो ज्वाइन होने वाले क्या है? एक तो मिडिल क्लास के पीपल्स भी हो सकते हैं बेटा, कंट्री साइड पीसेंट्स है बेटा, किसान है, ट्राइबल पीसेंट है, प्लांटेशन वर्कर है, सब के नाई हैंड धोबी है। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है बेटा जो आपके आ रहे हैं बेटा, किसमें? अपने डिफरेंट नेशन में, जो कि मिडिल क्लास पीपल किसके अंदर आ रहे हैं बेटा? ये सारे के सारे इनकी सबकी यूनिटी हो रही है। यूनिटी क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि अब सब तंग आ गए हैं, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ रहा है, इन सब चीजों को।
उसके लिए सब क्या आ रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे कहाँ पे आ रहे हैं बेटा, अब हमारी यूनिटी के रूप में आ रहे हैं बेटा, किसके, कॉलोनियल पीरियड के खिलाफ आ रहे हैं सब के सब। जैसे मिडिल क्लास पीपल्स है बेटा, सबसे पहले मैं चुने जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेज स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइंट किया मूवमेंट को, छोड़ दिया। हेडमास्टर और टीचर ने कॉलेज से रिजाइन दे दिया जो कि गवर्नमेंट कॉलेज थे। न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या किया गया बेटा, एस्टेब्लिश किया गया। ये तो मिडिल क्लास और पीपल्स के बारे में था बेटा। क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था, असहयोग आंदोलन, कि भाई किसी भी काम में आपको सहयोग नहीं देना है। तो सहयोग ना देने का मतलब है कि आप मूवमेंट में जुड़ जाइए। अब सीधी सी बात यही है कि जो मूवमेंट आएगा उसमें आप क्या कर दीजिए, उसमें आप जुड़ जाइए और अपने देश को आजाद करने के लिए आप अपना काम कीजिए, असहयोग कीजिए, किसी भी काम को ना कीजिए कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, असहयोग आंदोलन कीजिए। तो इसीलिए टीचर और स्टूडेंट्स ने किसको, गवर्नमेंट के स्कूल्स थे बेटा, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे बेटा, उन्होंने स्कूल और कॉलेज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल्स थे, उन सब ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। एंड दे रिमेन एंड दे जो न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे इंस्टीट्यूट्स की क्या हुआ बेटा, स्थापना हुई। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स थे बेटा, रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स में उसमें करना बंद कर दिया। जो ट्रेडर्स थे बेटा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ट्रेड को करना, फाइनेंस फॉरेन ट्रेड में उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। बिकॉज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड करेंगे, मेक द सेल्स ऑफ देयर टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स गो अप। तो जो हमारा, अगर फॉरेन गुड्स को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, बिजनेसमैन उनका सेल नहीं करेंगे, तो जो हमारे देसी हमारे हैंडलूम्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे बेटा, जिनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था, बहुत ज्यादा कड़ा कंपटीशन था बेटा, उनके लिए फायदा होगा, उनकी सेल्स गो अप होगी और उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें होगा। लोअर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया। कंट्री साइड पीसेंट जो थे बेटा, देखो अब कंट्री साइड पीसेंट्स में ये बेटा सारी की सारी स्वराज के लिए हो रही थी बेटा। तो एक इसमें एक सन्यासी थे बेटा, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंट्री साइड पीछे में, बाबा रामचंद्र इनका नाम आता है बेटा, जिन्होंने क्या किया था बेटा, इस मूवमेंट को लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया था। और जो कि इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेंगे बेटा कि उनका नाम क्या था, बाबा रामचंद्र था बेटा। जो कि हाई रेंट, देखो गांव में वगैरह में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी बेटा, जमीन के लिए रेंट देने पड़ते थे, गाँव में टैक्स वगैरह ज्यादा देना पड़ता था और कंट्री में मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था बेटा। तो कंट्री साइड के पेशेंट्स की मेन प्रॉब्लम रहती थी कि जो टैक्स वगैरह वो ज्यादा है, तो इस प्रकार वो टैक्स वगैरह भी क्या देना पड़ता था बेटा, ज्यादा देना पड़ता था। देखिए, though the people in the countryside interpreted the idea of Swaraj in their way, they participated in the movement और large scale में participate किया। इन अवध peasants were led by बाबा रामचंद्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाबा रामचंद्र ने उसको फेस किया, एक सन्यासी जो थे। द मूवमेंट here was against तालुकदार और लैंडलॉर्ड के प्रति, मैंने बताया ना आपको, सबकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट थी। बिजनेसमैन के लिए तालुकदार और लैंडलॉर्ड इज नॉट द प्रॉब्लम, उनके लिए बिजनेसमैन के लिए ये प्रॉब्लम नहीं थे, क्योंकि वो बिग बिजनेसमैन थे बेटा, उनके लिए प्रॉब्लम लैंडलॉर्ड्स नहीं थे। आपके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉयर्स, उनके लिए ये लैंडलॉर्ड्स प्रॉब्लम नहीं थे, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग थी, बट उनका सोर्स सेम था। सोर्स सेम का था, कॉलोनियल पीरियड था बेटा। इस कॉलोनियल पीरियड का फायदा उठाते हैं तालुकदार और लैंडलॉर्ड। किसने बनाए थे बेटा, ये ब्रिटेन ने ही तो बनाए थे, ये उनके द्वारा ही किया गया तो कार्य था। जो हाई रेंट्स को क्या करते थे बेटा, डिमांड करते थे। ए नंबर ऑफ अदर को सीरीज के पेशेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू को रिडक्शन करने के लिए एबोलिशन ऑफ बैकग्राउंड सोशल बॉयकॉट किया गया एज ए मूवमेंट सेपरेट इन 1920 में सेपरेट हुआ बेटा। हाउसेज ऑफ तालुकदार और मर्चेंट को अटैक किया गया, बाजार और लूटेड बाजारों को लूटा गया, ग्रेन होर्ड्स वर टेकन और उनको टेकन और केन सैर प्लेस। लोकल लीडर टोल्ड पीसेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड। बहुत ज्यादा लोकल ट्रेड में पीसेंट्स ने बोला कि गांधी जी ने बोला कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, लैंड को क्या किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। तो गांधी जी का प्रयास हमेशा रहता था नॉन वायलेंस का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता था कि कोई ना कोई क्या कर देता था बेटा, कोई ना कोई वहां पे मिल ही जाता था जो वायलेंस के सहारा ले ही लेता था, और जिसकी वजह से आंदोलन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। नेक्स्ट से बेटा ट्राइबल पीसेंट्स आते हैं बेटा। ये देखो, जो ट्राइबल पीसेंट्स होते हैं ना, ये ज्यादा इनको बाहरी जो दुनिया होती है ना, उनसे ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। इनको सीधा क्या काम होता है कि भाई फॉरेस्ट से जिनको जो लाइवलीहुड है उनको प्राप्त करनी, फॉरेस्ट से अपना वहां से जो खाने पीने का हनी है या फ्रूट हैं या फ्यूल वुड है या कुछ भी है, या इनको हंटिंग करनी है, सब वहां से हो जाता है, इनको बाहर की से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, बट अंडर द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई गवर्नमेंट की तरफ से पुट मैनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द पीपल बेटा। अब देखो फिर डिफरेंट प्रॉब्लम है।
अब ऊपर जो लैंडलॉर्ड मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, वहां पे प्रॉब्लम है लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार की प्रॉब्लम है पीसेंट के साथ। अब लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम ट्राइबल के पेशेंट्स की नहीं है, लेकिन ट्राइबल के पेशेंट्स के लिए फॉरेस्ट पॉलिसी प्रॉब्लम है। लेकिन फॉरेस्ट की पॉलिसी लैंडलॉर्ड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। पेशेंट्स की अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ट्राइबल पेशेंट्स की अलग प्रॉब्लम है, वो है फॉरेस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट के द्वारा की गई रेस्ट्रिक्शंस है बेटा। तो वो क्या क्या थे? क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द लाइट ट्राइबल पीपल के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया गया। फोर्सिंग द पीपल टू कंट्रीब्यूट बैग के रूप में कंट्रीब्यूट करना पड़ा उनको। एंटर फॉरेस्ट ग्रेज देयर कैटल, जो उनके पालतू पशु थे बेटा, उनको ग्रेज करने के लिए, फ्यूलवुड को कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए उनको पाबंद लगा दिया गया कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। प्लांटेशन वर्कर इन असम नंबर 4 आता है बेटा, प्लांटेशन वर्कर। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि असम के पास जो प्लांटेशन वाले वर्कर थे बेटा, वो फ्री नहीं थे। फ्री का मतलब एक कन्फाइंड स्पेस में लेके आगे, उसके बाद उनको गांव में जाने ही नहीं दिया जाता था। उनकी माँ है, बेटी है, बहन है, किसी से कुछ नहीं मिलना, आपको सिर्फ यहाँ पे प्लांटेशन करनी है। तो ये भी एक उनकी प्रॉब्लम थी बेटा, लेकिन ये प्रॉब्लम किनकी है? ट्राइबल पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं थी, सबकी अलग प्रॉब्लम्स थी, अलग प्रॉब्लम्स का। लेकिन सोर्स क्या था? फिर वही बात आती, पूरे चैप्टर का निचोड़ फिर वही बात आती, सोर्स सबका एक ही था, दैट इज कॉलोनियल पीरियड बेटा। तो प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम्स की क्या प्रॉब्लम थी बेटा? कि उनको एक राइट टू मूव फ्रीली इन आउट का कन्फाइंड स्पेस में रहना पड़ता था। दे वर एनक्लोज, इट आल्सो मेंटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम व्हिच दे हैड कम। तो इट में इसका मतलब था उनका जो विलेज था बेटा, उसके साथ कोई भी लिंक नहीं था। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कि प्लांटेशन वर्कर्स टी गार्डन्स को बिना परमिशन के छोड़कर जा नहीं सकते थे। एंड दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सोचा। थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड अथॉरिटी को डिफाइड किया और लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेड होम और घर की तरफ चले गए। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। और गांधी का राज आ रहा है और उनके गांव में उनको क्या मिलने वाली है? जमीन मिलने वाली है। अब नंबर 5 पे आते हैं बेटा, सनाई और धोबी। द मूवमेंट इन द कंट्री साइड डिफरेंट एंगल थे बेटा, अब इनकी अलग प्रॉब्लम थी। ऑर्गेनाइज बाय पंचायत टू डिप्रीव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ बार्बर की, कोबलर की, वॉशर बेंच की। तो इस तरीके से नाई और धोबी ने भी किसका अपना क्या इनपुट दिया बेटा इस आंदोलन में। तो इस तरीके से हम कोई भी 3 बेटा लिख सकते हैं, जिसमें हमारे ट्राइबल पेशेंट्स आते थे, जिनकी हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी से प्रॉब्लम्स थी, लैंडलॉर्ड की ताल्लुकदार के साथ प्रॉब्लम थी, जो स्टूडेंट्स वगैरह थे बेटा, मिडिल क्लास पीपल थे, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स, उन्होंने कॉलेज वगैरह को छोड़ दिया, मर्चेंट ट्रेडर्स ने व्यापार करना बंद कर दिया, लोअर्स ने प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया। तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी बेटा। अब आगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, वो लास्ट क्वेश्चन है क्या कि गांधी जी द्वारा एक साल्ट मार्च किया जाता, नहीं सॉरी सेकंड लाने, और अभी तो 3 क्वेश्चन और बाकी हैं बेटा। तो गांधी जी ने एक साल्ट मार्च किया था बेटा, वो साल्ट मार्च था, उसके बारे में बताना है। देखो आपको पता होगा कि हमने गांधी जी ने इरविन को एक लेटर भेजा था बेटा, जिनमें उनकी कुछ डिमांड्स थी बेटा। उनमें डिमांड्स में एक साल्ट था बेटा, क्योंकि साल्ट को ही क्यों चुना गया था बेटा, आप बोलोगे कि और दूसरी चीज को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि साल्ट एक ऐसा चीज थी बेटा जिसका इस्तेमाल रिच और प्योर पीपल सब लोग करते थे, क्योंकि एक फूड का एक इक्विपमेंट था बेटा, जिसका इस्तेमाल फूड में किया जाता था सबके द्वारा, चाहे वो रिच पीपल है, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो अमीर लोग हैं, सबका इस्तेमाल इसको फूड में किया जाता था। तो एक पावरफुल सिंबल था दैट। तो इरविन को कुछ डिमांड्स लिखी थी, जब उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो गांधी जी ने दांडी की एक यात्रा की थी, जो कि गुजरात में बेटा। तो इसी को बेटा साल्ट मार्च बोला गया था, जो इफेक्टिव सिंबल था रेजिस्टेंस का, कॉलोनियलिज्म के प्रति एक अपने रेजिस्टेंस दिखाने का, विरोध दिखाने का। देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन ए साल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, को यूनाइट कर सकता था। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पेनिड बाय, ध्यान रखना बेटा 78 फॉलोवर्स थे बेटा, टोटल कितने थे? 78 फॉलोवर्स थे, और इनमें फीमेल्स भी थी, ये भी ध्यान रखना। और वो फीमेल्स रूरल के बड़े किसानों की और अर्बन में से जो आदमी अमीर लोग थे, वो वुमेन्स इसमें गांधी जी के साथ गई थी बेटा। तो ध्यान रखना, दांडी मार्च की यात्रा में 78 फॉलोवर्स थे, इन विच फीमेल्स आर आल्सो इंक्लूडेड, फीमेल्स भी इंक्लूडेड थी। फ्रॉम हिज आश्रम, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक गया था। 19 अप्रैल 6 को बेटा रीच दांडी, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। बॉयलेट किया था, ला को मैन्युफैक्चर किया साल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर, को बॉयल करके बेटा। इट वाज स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, तो अनजस्टिफाइड टैक्स के खिलाफ ये स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि द डिमांड वाज क्वाइट वाइड रेंजिंग व्हिच ब्रॉट ऑल द क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी को कैन आइडेंटिफाई, सारी सोसाइटी को वर्क टुगेदर, एक साथ कैंपेन में लेकर आते, सबको जोड़ने का ये सबसे ज्यादा बिल्कुल ही एक अच्छा दिमाग वाला कार्य किया था गांधी जी ने। क्योंकि अब साल्ट को उन्होंने चुन लिया, अब साल्ट का यूज कौन करता? सब करते हैं। उन्होंने
एक साल्ट के कानून को तोड़कर ये दिखा दिया कि जो रेजिस्टेंस है ब्रिटिश की गवर्नमेंट के खिलाफ वो किसी एक सोसाइटी का नहीं है बल्कि पूरे इंडिया की सारी सोसाइटीज का यूनिटी के रूप में है। दैट इज कॉल्ड एज साल्ट टाल। तो इसको हमने साल्ट मार्च के बारे में ये बात बताई है। ही सेंट ए लेटर टू वॉइसर इरविन। अब देखो ये हुआ कैसे था इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। इरविन को एक क्या भेजते हैं बेटा, एक लेटर भेजते हैं 31 जनवरी 1930 को। इसमें 11 डिमांड्स होती है फॉर स्पेसिफिक टू जनरल इंटरेस्ट की कुछ डिमांड्स होती हैं। आइडिया ऑफ द डिमांड वाइड रेंजिंग होता है। ऑल क्लास विद इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम, एवरीवन वुड बी ब्रॉट टुगेदर इन यूनाइटेड कैंपेन में, ताकि सबको यूनिटी के साथ एक साथ लाया जा सके। मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल दिस डिमांड टू अबॉलिशिंग द साल्ट टैक्स। और इनमें सबसे जो स्टीयरिंग डिमांड होती है बेटा वो होता है बेटा साल्ट के टैक्स को हटाना। साल्ट के ऊपर टैक्स लगता था, यहां से भी अंग्रेज हमसे पैसा कमाते थे। आप ये सोच सकते हो साल्ट आपका बिल्कुल यूज किया था, साल्ट के लिए बहुत ज्यादा हमारे को किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता था। हम साल्ट को हम उबाल कर साल्ट का बिल्कुल प्रयोग हमारे देश में ही होता था, बिल्कुल हमारे देश के कोस्टल एरियाज में होता था। उसके ऊपर भी टैक्स था बेटा, किसका? गवर्नमेंट का टैक्स था। तो साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक। साल्ट को कंज्यूम किया जाता था रिच और पुअर लोगों के द्वारा। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स। गांधी जी लेटर वाज एन अल्टीमेटम था बेटा, पर इसको नहीं माना गया, तो इसीलिए गांधी जी ने इसको साल्ट मार्च को क्या किया था बेटा, स्टार्ट किया था। तो इसके बाद क्या हुआ था बेटा, देखिए मैं बताता हूँ। इट आल्सो थ्रेटन गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम द साल्ट टैक्स, दे वुड लॉन्च ए कैंपेन। अगर साल्ट टैक्स को नहीं हटाया गया तो एक कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। बट इवन शोड रिलक्टेंस एंड टुक द वार्निंग लाइटली। लिया वार्निंग को। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया बेटा गांधी जी का 1930 में। इट वाज इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था जो कि इंडिया की हिस्ट्री में है। और सिविल डिसोबीडिएंट क्या था बेटा, वाज टू लॉज मेड, डिफाई करना ऐसे लॉज को बेटा जो किसके द्वारा दिए गए हैं, जो ब्रिटिशर्स ने जो लॉ दिए गए हैं बेटा उनको डिफाई कीजिए, उनको नहीं मानना है, उनको क्या करना है, उनको बिल्कुल डिफाई करना, मना करना है। इसी को क्या बोला गया, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट बोला गया। और साल्ट मार्च एक सिंबॉलिक मूवमेंट था बेटा, हाईलाइट करने का स्टेट ऑफ गवर्नेंस की अंडर द ब्रिटिश रूल, इन विच रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन बेसिक नेसेसिटीज। बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर भी जैसे टैक्स वगैरह था। इंडियन कुड रिलेट हिमसेल्फ दस लीडिंग टू नेशनल यूनिटी इन फ्रीडम स्ट्रगल। वो नेशनल यूनिटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा निकाली ऑल कास्ट के पीपल्स के साथ, रिलीजन्स के साथ, रीजन्स के साथ। इसी नेशनल फोर्स ने उसको ज्वाइन किया, जिसने ब्रिटिश प्रोटेस्ट को रूलिंग इंडिया फॉर ए लॉन्ग, ताकि देश को वो छोड़कर जा सके और सारी सोसाइटी को एक यूनिटी के रूप में लेकर आ सके बेटा। तो ये थी गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा बेटा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टार्ट कहां से हुआ था, इरविन के द्वारा लेटर को हल्के में लेना, अल्टीमेटम देना, उसके बाद उसकी डिमांड्स को पूरा ना करना, बेसिक नेसेसिटी जैसे साल्ट उसके ऊपर से टैक्स को ना हटाना, और उसके बाद गांधी जी को सारी सोसाइटी को एक साथ लेके आने के लिए, क्यों? क्योंकि सारे की सारी सोसाइटी साल्ट का इस्तेमाल करती थी। साल्ट का इस्तेमाल करना ये गांधी जी के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा कदम था बेटा। इमेजिन यू आर ए वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इमेजिन कीजिए आप एक औरत हैं जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करें, पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस योर लाइफ। तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा बेटा, उसके बारे में बताना। तो वैसे तो वुमेन ने बहुत सारी जो वुमेन थे बेटा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि जितना जो कि आदमी का, जो कि मेल्स का उस टाइम पे था, इतना ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन वुमेन का रोल था उस टाइम पे, वुमेन का जो रोल था ना वो एक होम मेकर का रोल था, कि घर का पालन पोषण करना, घर के को चोर्स वगैरह होते जो घर के कार्य होते उनको करना। यहां तक वो इनसाइड वॉल्स तक उनका महत्व ज्यादा था, लेकिन बाहर नहीं ज्यादा था। तो ध्यान से पढ़िए चैप्टर में क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में। It was a time when women kept inside walls. A woman role was considered to be a homemaker का। तो I had good education मिली, तो I was not allowed to take part in the social or political activities। मेरा कोई पार्ट नहीं है। But I thought by participating in civil disobedience movement में I could be a part of the nation making process का मैं पार्ट बन सकती हूँ। मैंने आपको बताया था। So at the call of गांधी जी, जैसे गांधी जी ने बुलाया, I could resist myself, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और revolting against my family tradition को रिवोल्ट करते हुए I became an active member of the movement। मैं एक एक्टिव मेंबर बन गई किसका, मूवमेंट का। इट वाज ए प्राउड मूवमेंट फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन द गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मेरे लिए एक प्राउड मूवमेंट था, मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस था। और जैसे आई अटेंडेड टू दोज इंचार्ज इन द लाठी चार्ज में जो बैठे, तो उनको दोज इंचार्ज, आई मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी व्हेन आई अटेंडेड टू दोज इंजर्ड इन द लाठी चार्ज, इट वाज टेकिंग केयर ऑफ माय ओन ब्रदर। जब मैं उनकी टेक केयर कर रही थी तो इसका मतलब क्या था कि मैं अपने भाइयों की टेक केयर करने बेटा। फुल नेशनलिस्टिक फेरेवर था बेटा, और इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल एंड प्राउड फेज ऑफ माय लाइफ था बेटा, जो कि था इसमें यात्रा में अपना ध्यान देना, और इसलिए इसमें सिविल डिसोबीडियंस में अपना क्या करना, पार्टिसिपेट करना।
Why did political leaders different sharply over the question of separate electorates? बेटा डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर थे शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में क्यों सोचते थे बेटा? क्योंकि हमारा देश था, हमें यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों? क्यों पॉलिटिकल लीडर डिफरेंट शार्पली सोचते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए? बेटा देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस साथ इस मूवमेंट एट द सीट ऑफ डिवाइड एंड रूल देखते थे, मेक द नेशनल मूवमेंट वीक हो जाएगा। तो ये क्या था बेटा? नेशनलिस्ट कांग्रेस ने इस मूवमेंट को देख लिया था अगर डिवाइड एंड रूल का, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से ही मेन जो चीज थी बेटा वो था डिवाइड एंड रूल बेटा, जहाँ पे जो हो रहा था सारा सब कुछ वो सारा का सारा किसके कारण हो रहा था बेटा? डिवाइड एंड रूल के कारण हो रहा था बेटा। तो वो क्या था बेटा? By this British can rule over India as long as wish to rule, जब तक वो करना चाहे कर सकते हैं। So political leader differed sharply over the question of separate electorate because of the difference in the opinion के कारण, with the supporting the cause minority and Dalits believe that only political empowerment would dissolve their social backwardness। जो दलित थे, जो जिनको हम आज SC ST बोलते हैं बेटा या माइनॉरिटीज थे, वो इनको लगता था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही एक ऐसी चीज है जो इस चीज को रिसोल्व कर सकती है बैकवर्डनेस को। अदर लाइक गांधी जी दैट वुड सेपरेट इलेक्टोरेट वुड फर्दर स्लो डाउन एंड प्रोसेस द इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। सोसाइटी में इंटीग्रेशन भी आ सकती है और उनको एम्पावरमेंट और बैकवर्डनेस से उनको छुटकारा भी मिल सकता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल से मिल सकता है। इट वाज फियर दैट सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट वुड ग्रेजुअली डिवाइड द कंट्री को न्यूमरस फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देगी, बिकॉज एवरी कम्युनिटी और क्लास वुड आस्क फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को मानेगी। तो ये भी तो डर लगता था कि अगर सारा का सारा सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया तो पूरी कंट्री फ्रैगमेंटेड बिखर जाएगी हमारी कंट्री। तो ये भी तो एक मेन दिक्कत थी। 1913 में मोहम्मद इकबाल थे बेटा, प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के बेटा, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम एज एन इंपॉर्टेंट सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर किसी से जुड़े हुए हैं ना तो वो ज्यादातर जुड़े हुए थे बेटा माइनॉरिटीज से और बैकवर्डनेस लोगों से, जो बैकवर्डनेस को फील कर सकते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930 में क्लैश विद गांधी के साथ क्लैश हुआ सेकंड राउंड टेबल में। कॉन्फ्रेंस डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड को कंसीड किया। गांधी जी बिगेन ए फास्ट ऑन टू डेथ, उन्होंने एक फास्ट रखा बेटा डेथ तक। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड द गांधी की पोजीशन को मान गए, उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया। उन्होंने उनको जानते थे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, ब्रिटिशर्स इसको राजी हो गए थे, तो हमारा देश क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, तो पार्ट्स में टूट जाएगा और वो जो यूनिटी गांधी जी चाहते थे वो यूनिटी कभी भी उनको नहीं मिलेगी। तो वे फास्ट पे चले गए और अम्बेडकर जी को उनकी बात को मानना पड़ा था बेटा। That will be all. That is the questions of NCERTs. That is your second part. और we can do a lot in this video. हमने बहुत ज्यादा कुछ किया है इस वीडियो में और मैंने पूरा अपना अपना जो कुछ भी था बेटा इसमें जगह के रख दिया कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आगे देखते हैं, आगे अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ये बेटा ये वीडियो कंप्लीट होती है और ये मैं क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़े हैं। जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हुए थे बेटा, ये हमारे स्टार्ट हुए थे व्हाट इज द मेंट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे और सेपरेट इलेक्टोरेट तक आकर बेटा ये खत्म हुए हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद एनी क्वेश्चन तो you can comment me and I can discuss the question in next section along with the other questions or the concept beta. So thank you very much to attend this video. Have a nice day.